नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में आप पीछे टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे वेक्टर एंड स्केलर को कवर करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम यही टॉपिक कवर करेंगे। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है जहाँ पर मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड के आधार पर मैंने डेराइव किया था पूरा, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे पहले मैंने ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से उनको डेराइव किया जाता है ये मैंने समझाया था। तो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए, क्योंकि फिजिक्स में आपका इन जो बेसिक फंडामेंटल अगर हम बात करें तो ये टॉपिक मिलकर ही क्या बनाते हैं, फिजिक्स का फंडामेंटल बनाते हैं, फिजिक्स का बेस बनाते हैं। इन टॉपिक्स को जरूर कवर कीजिए। आपके जितने भी एग्जाम होंगे यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं लिंक जरूर होता है वेक्टर से, स्केलर से। तो इस टॉपिक को ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ समझिएगा, और जरूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर को समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटीज की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको शायद समझाया था, और मैंने वहां पर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। वो लेक्चर भी आप इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप इसी लेक्चर में बने रहना चाहते हैं तो आप यहां पर भी समझ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम आएंगे वेक्टर एंड स्केलर पर। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का, किसी भी परिघटना का कोई एक गुण, एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हैं, या संख्यात्मक रूप से जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक भौतिक राशि कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब संख्यात्मक रूप से हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि राम घर जाता है, ठीक है। तो राम घर तो जा रहा है, लेकिन इसमें संख्या कहां आई, तो राम अपने घर स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है। अब यहां पर जो 2 किलोमीटर है वो संख्यात्मक रूप से इसको व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहा है अगर, इसका मतलब 2 किलोमीटर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो किसकी है, वो लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि लेंथ को वो डिनोट कर रहा है 2 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। राम अपने घर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 यहाँ पर सेंटेंस बोले हैं, 2 वाक्य बोले हैं, जिसमें 2 अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। राम अपने घर 2 किलोमीटर की दूरी पर जाता है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है, एक वाक्य। दूसरा ये हो गया कि राम अपने घर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर की तरफ जाता है। दोनों बातें क्लियर है। अब पहला जो वाक्य मैंने बोला उसमें क्या था कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें दिशा का हमें कोई ज्ञान नहीं था कि वो किस दिशा में जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है। भाई जा तो रहा है, वो कहाँ जा रहा है ये हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसका घर किस डायरेक्शन में है, विद्यालय से, स्कूल से। लेकिन दूसरा जब मैंने सेंटेंस बोला तो आपको पता चल गया कि स्कूल से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल की जाए तो राम के घर पहुंचा जा सकता है। तो यहां से आपको पूर्ण जानकारी मिल गई। तो फिजिकल क्वांटिटी को इस आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं वेक्टर्स, और दूसरा हम कह सकते हैं स्केलर्स, ठीक है। सदिश और अदिश, सदिश और अदिश, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आप अगर समझना चाहें, और इसको मैं थोड़ा बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं अदिश, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने 2 वाक्य वो बोले, अभी 2 सेंटेंस बोले, और दोनों में ही डिफरेंस ये था कि एक में मैंने डायरेक्शन लिया और एक में डायरेक्शन नहीं लिया, ठीक है। जिसमें हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पूरी जानकारी मिल जाती है, या जिसमें हमें किसी घटना की, परिघटना की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। जिसमें हमें किसी परिघटना की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है उसे हम स्केलर कहते हैं। दूसरी चीज, जिसमें दिशा का ज्ञान हो, जिसमें दिशा के बारे में बताया गया हो, विच हैव द डायरेक्शन, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायरेक्शन, या हम ये कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर,
एंड ओनली इफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड देन द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम स्केलर बोलेंगे। और अगर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया शुरू में, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए कि आप अपना वेट नापने के लिए, अपना वजन तोलने के लिए वेइंग मशीन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपका जो वजन है वो 56 kg है। ठीक है, इतना वेट आपका है, और आप अगर इस वेट को देख रहे हैं तो उसने वेइंग मशीन ने ये नहीं कहा होगा आपसे कि आपका वेट नॉर्थ साइड में 56 kg है, आपका साउथ में 56 kg है। आपको जब ये वेट दिखाया गया हुआ तो वो 56 ही लिखा होगा, 56 kg। ठीक है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। जब आपने अपना वजन तोला तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है स्केलर। क्या है, स्केलर। यानी कि जब हम अपना वेट नाप रहे हैं, वेट माप रहे हैं, तो वो जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपने एक और एग्जाम्पल देखा जिसमें कहा गया कि मोहन अपने घर विद्यालय से उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, और ये विद्यालय है। ओके, अब यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ लिख लेते हैं, चलो ईस्ट की तरफ जाता है। तो ये जो डायरेक्शन यहाँ पे जो शो की गई है 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ये जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और स्केलर में मुख्यतः फर्क यही होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन गिवन होती है। मैग्नीट्यूड यानी कि 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन यानी कि ईस्ट। ओके, डायरेक्शन आपको गिवन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। क्या आपको इतना चमका? ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे दनादन पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। अब एक डिफरेंस जो है फिजिकल क्वांटिटीज के जो दो प्रकार हैं, वेक्टर एंड स्केलर, उनमें एक फर्क ये हो गया कि यहां पर डायरेक्शन की जरूरत होगी और यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। ओके, अब ये इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर किस किस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे एनर्जी है, एनर्जी किस डायरेक्शन में आए हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, एनर्जी इज एवरीवेयर, एनर्जी हर जगह है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अब अगर हम लाइट को कहें तो लाइट उत्तर की तरफ आ रही है, दक्षिण की तरफ आ रही है, भाई सनलाइट तो हर जगह है। या आप जब बल्ब जलाते हैं तो केवल और केवल एक डायरेक्शन में थोड़ी उसकी लाइट जाती है, हर डायरेक्शन में उसकी लाइट जो है, उसकी रोशनी जो है हर डायरेक्शन में फैलती है। तो एनर्जी जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे लिख लीजिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड इसी तरीके से वर्क के साथ साथ जो वेट है, ठीक है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी के साथ साथ आप यहां पे ले सकते हैं डिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड यहां पे आप और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिनको आप यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिनको आप यूज कर सकते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी में अगर हम आ जाए वेक्टर क्वांटिटी में, तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारी जो क्वांटिटीज है वो वेक्टर में आती हैं। तो इसीलिए वेक्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पर भी अगर इसका यूज करते हैं, ठीक है, वेक्टर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, आप छोटे से लेके बड़े तक कोई भी टॉपिक अगर आप छेड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वेक्टर का जो यूज है वो हर जगह करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को एकदम मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरी ईमानदारी दिखाइए और इसको अपने नोट्स में शामिल करिए, ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया वेक्टर्स एंड स्केलर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ठीक है। स्केलर जो है इनको हम बाद में देखेंगे, अभी हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसी को लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स को समझने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कहा, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है वेक्टर में, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर है तो वो हम इस तरीके से एक क्वाड्रेंट के थ्रू शो करेंगे। यहां पर आपको पता है कि ये होता है इसका ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। ये है ओरिजिन 0,0 और यहां पर हम लेते हैं नॉर्थ, यहां पर लेते हैं साउथ, यहां पर ये लेते हैं ईस्ट और यहां पर लेते हैं वेस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हमने यहां पर शो कर दिया। यहां पर जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वेक्टर को भी लिया जाता है। यानी कि अगर मैं कोई लाइन खींच रहा हूं और एरो का साइन लगा देता हूं तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ओरिजिन से सपोज इस वेक्टर की जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो r1 वेक्टर है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट पर मैं आपको शो कर रहा हूं। अगर ये x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस आपको पता ही है, डायरेक्शन इस तरीके से शो की जाती है। अगर इस ओरिजिन से इस वेक्टर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, r1 वेक्टर है, और यहीं से एक दूसरा वेक्टर है जिसकी डिस्प्लेसमेंट है r2 वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, r1 माइनस r2 होगा। और ये जो ऊपर एरो का साइन लगा हुआ है, ये एरो का साइन ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर अगर वेक्टर साइन हम लगा देते हैं, तो ये एरो का साइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी लाइन यहां पर अगर हम खींचते हैं तो ये वेक्टर को शो करता है। सपोज ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, और इसकी लेंथ जो होती है यहां से यहां तक, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। अगर ये मान लीजिए इसकी लेंथ 5 यूनिट है, तो इसका मतलब ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक। और वो किस में है, अगर एक्स एक्सिस में है तो यहां पे मैं लिख दूंगा आई कैप, और ये जो कैप है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर आप समझ लीजिएगा पहले फटाफट से, ये जो है वो एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या होता है यूनिट वेक्टर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो एरो का साइन होता है वो वेक्टर को शो करता है। तो यहां पर जो इसकी लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम बात करें तो सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ओके। इक्वल वेक्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दो इक्वल वेक्टर है जिनकी लेंथ, दो हमारे पास वेक्टर जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, यानी कि जिनकी डायरेक्शन और लेंथ दोनों ही इक्वल है, दोनों ही एक जैसी है, देखने में भी एक जैसे है, तो उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसी का मैंने एक और वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 आई कैप ही है। तो ये जो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। दूसरे टाइप आते हैं अपोजिट वेक्टर,
ठीक है। दूसरा टाइप यहां पर मैं लिख देता हूं, दूसरा टाइप टाइप आता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब यहां पे भी नाम से पता चल रहा होगा आपको कि जो वेक्टर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अपोजिट वेक्टर बोला जाता है। जैसे ए वेक्टर 5i शो कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसी का अपोजिट वेक्टर ले लूं बी वेक्टर, तो वो ये हो सकता है। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड 5i लेता हूं तो ये माइनस शो करेगा, ए के रेस्पेक्ट में ये माइनस है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल माने, तब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकते। ठीक है, अपोजिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो अपोजिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी है तब भी चलेगा। ठीक है, बस मैंने यहां पे लिया है। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट का मतलब आप यहां पे समझ रहे हैं जिसकी जो मैग्नीट्यूड हो वो यूनिट हो। यूनिट मतलब एक हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है यानी कि 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड एंड के कैप का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, 3 टाइप मैंने बताया अभी वेक्टर के। पहला मैंने बताया इक्वल वेक्टर, दूसरा मैंने बताया क्या बताया, अपोजिट वेक्टर, और तीसरा मैंने बता दिया यूनिट वेक्टर। फोर्थ टाइप आप और सुनिए, जो कि हो सकता है जीरो वेक्टर। क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर, इसमें भी नाम से पता चल रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब इस केस में आप समझिए, ए वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट ले लूं, ठीक है, रिजल्टेंट लूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। तो इसको जीरो वेक्टर लिखा जाएगा, ना कि 0। क्लियर हो गया? जिसका रिजल्टेंट 0 आता है, जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब जीरो वेक्टर की अपनी बहुत ज्यादा महत्वता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पूरे वेक्टर में। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, अगर हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक रखी है, एक किसी सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, इधर जाता है, फिर इधर आता है और फाइनली इधर ही आके रुक जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो आप कहेंगे जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको हम नेग्लिजिबल मतलब इंपॉर्टेंस जनरली लिखते नहीं है, लेकिन इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है वेक्टर में। ठीक है, जीरो वेक्टर क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जीरो वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 हो, और अपोजिट वेक्टर जिनमें डायरेक्शन अपोजिट हो, और इक्वल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, या इक्वल वेक्टर जिनमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इक्वल वेक्टर। ओके, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं नहीं समझ में आया तो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है सारी चीजें, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम इनके एडिशन की। ठीक है, इनको किस तरीके से, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं, क्या हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्या हमको इनको किसी और मेथड से ऐड करते हैं, तो वो हम सारी जानकारी अभी देखेंगे। तो इसको मैं फटाफट से रफ करता हूं और इसको उतारना है तो उतार लीजिए। बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको एक चीज समझनी है। जैसे मेरे पास क्या है कि एक ग्लास है, उसमें पानी है कुछ,
और मैंने आधा गिलास पानी लिया हुआ है, उसमें आधा गिलास पानी और डाल दिया, मेरे पास कितना पानी हो गया? मेरे पास फुल गिलास पानी हो गया ना। मेरे पास 4 रुपए हैं, ठीक है, किसी ने मुझे 100 रुपए और दे दिए, मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए? तो मेरे पास 104 रुपए हो गए, ठीक। मैं किसी वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ था और मेरा वेट 55 kg था, ओके, मान लेते हैं मेरा वेट कितना था? 55 kg था। और उसी समय किसी ने 4 किलोग्राम 4 kg का एक पत्थर उठा के उसी वेइंग मशीन पर रख दिया। अभी इसका वेट कितना हो जाएगा टोटल? तो टोटल वेट हो जाएगा 59 kg, ओके। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही एक वायर है और इस वायर में 5 एम्पियर की करंट आ रही थी इधर से और 3 एम्पियर की करंट आ रही थी इधर से। टोटल करंट यहां पे कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 5 and 3 8 एम्पियर, ठीक है। अभी आप समझ पाए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन थी, और डायरेक्शन गिवन नहीं थी तो ये वेक्टर के जो एडिशन रूल है उनके नियम का पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है। जबकि यहां पर जो करंट वाला केस लिया मैंने, यहां पे डायरेक्शन गिवन है, आप ध्यान से देखिए मैंने एरो का साइन लगाया, बट यहां पर जो करंट है वो वेक्टर में नहीं इंक्लूड की जाती, वेक्टर नहीं मानी जाती है, उसको हम क्या मानते हैं? एक स्केलर में ही देखते हैं, स्केलर के रूप में ही देखते हैं। बट तीसरी क्वांटिटी होती है, मैं यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, टेंसर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल वेक्टर और स्केलर को ही ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं है तो स्केलर है, ठीक, वेक्टर नहीं है तो स्केलर है, तो अगर ये वेक्टर नहीं है तो क्या है? स्केलर है। तो मैं जस्ट ऐसे ही मानते हुए चल रहा हूं। तो ये तीनों में क्या है कि हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। अब यहां पर समझिए आप, जैसे एक किसी समझदार व्यक्ति ने 2 किलोमीटर की दूरी तय की ईस्ट की तरफ, ठीक है, समझदार व्यक्ति ने 2 किलोमीटर की दूरी तय की ईस्ट की तरफ, और यहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी कि पूर्ण रूप से उसने क्या किया? यूटर्न लिया, और यूटर्न नहीं लिया और पूर्ण रूप से क्या हो गया? वो उत्तर की तरफ मुड़ गया, ठीक है, पूरे 90 अंश के कोण पर, और यहां से उसने अगेन 2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब आपसे कहा गया कि इसने कुल दूरी कितनी तय की? तो आप कहेंगे साहब इसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी? 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया गलती से कि इसने कितना विस्थापन किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों को आप मिला देंगे, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ आप लेंगे इनिशियल एंड फाइनल के बीच का। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। अब इसमें आप निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 4, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 2√2। तो कितना आ जाएगा? ये 2√2। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2√2 है, जबकि इसका जो डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस कितनी थी? 4 किलोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इसी में और समझते हैं हम, ठीक, इसी में और समझते हैं थोड़ा सा। यहां से एक कोई व्यक्ति चल रहा था, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले ही केस ले रहा हूँ, डिस्टेंस वाले या लेंथ वाले ही केस ले रहा हूँ ज़्यादा। अभी हम फोर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स एंड लेंथ दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह से वर्क करते हैं। यहाँ से मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो यहाँ तक गया, ठीक है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, और ये 120 अंश के कोण पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने फिर तय की। कितनी? 2 किलोमीटर। अब हम इसका जो है वो क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। अगर हमें इसका फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो वेक्टर है इसको उठा के मैं इसके आगे लगा दूं, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे इसके आगे 5 किलोमीटर, और इसको मैंने हटा दिया। वेक्टर तो वही है, मैंने इस यहाँ से उठाया और इसके आगे लगा दिया, तो ये 120 किलोमीटर 120 का एंगल बना रहा था, ये कितना बनाएगा? तो ये बनाएगा 60 डिग्री। टोटल एंगल तो 180 का होता है ना, तो ये 60 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे ये 2 किलोमीटर ये हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया, तो रिजल्टेंट इसका कितना होगा? तो रिजल्टेंट इसका होगा कितना? स्क्वायर रूट ऑफ
2 स्क्वायर 4 25 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड कॉस 60। ठीक है, अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं, किस तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में, मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि वेक्टर को हम इस तरीके से नहीं जोड़ सकते जिस तरीके से मैं स्केलर को जोड़ दे रहा था बड़े आराम से, कि 5 और 2 7 हो गए, 8 और 2 9 10 हो गए, और 9 और 2 11 हो गए। ऐसे हम नहीं जोड़ेंगे, हमें जोड़ने के लिए अलग तरीके को अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका ये है। तो इसमें हम जनरली दो तरीके की विधि का प्रयोग करते हैं, दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो समांतर चतुर्भुज विधि का हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा त्रिभुज विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों विधियों को हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं दो तरीके के मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का मतलब ये हो गया, हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, एक वेक्टर मैंने लिया ए वेक्टर, बहुत ही सुंदर। दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया बी वेक्टर, बहुत ज्यादा सुंदर। ठीक है, अब ये दो वेक्टर हमारे पास हैं। इस वेक्टर में क्या कहानी चलती है, इस वेक्टर में इसका ये होता है टेल और ये होता है हेड। ठीक है, जिसमें एरो का साइन लगा है वो है हेड, और जिसमें जो पिछला वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो जब किसी वेक्टर का टेल किसी वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा होता है, तो उसको ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल जो मेथड है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल मेथड का यूज करते हैं। तो यहां से इसके टेल से और इसके हेड को मिला दिया जाता है, तो ये इसका रिजल्टेंट निकल के आता है। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये ट्रायंगल रूल है। ट्रायंगल रूल में आप नोट कर लीजिए कि जब हेड टेल से जुड़ा हो तब ट्रायंगल आता है, जब हेड टेल से जुड़ा हो तब क्या आता है, ट्रायंगल आता है। और जब टेल से जुड़ा हो तो उस केस में क्या आता है, पैरेललोग्राम। तो यहां पे सेकंड मेथड यूज करिए, क्या, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड मेथड में क्या है, जब हेड और टेल से टेल जुड़ा होता है उस केस में हम किसका यूज करते हैं, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, यहां से हम इसी वेक्टर को लेके जाते हैं, इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, तो ये आ गया वेक्टर ऐसे। अब टेल से टेल जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल हमने ये बना दिया। ठीक है, पैरेलल लिया हमने, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसके रिजल्टेंट को शो करता है। तो ये रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर मान लीजिए और ये बी वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हैं, और ये तरीका है मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहां पर हम हर वक्त ज्योमेट्री के बेसिस पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इसका पूरा डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन की ओर नहीं जा रहा हूं, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं, फटाफट से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा केस हो जिसमें दो वेक्टर आपको गिवन हो और उनके बीच में एक एंगल कुछ भी बन रहा हो, चाहे वो कोई भी एंगल हो, थीटा में मान लेता हूं, चाहे वो 30 हो, चाहे 60 हो, 45 हो, चाहे वो 90 हो, 120 हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे, और यहां पर आप लिखेंगे रिजल्टेंट इसका ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2ab cos थीटा। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी वेक्टर हो उसका रिजल्टेंट आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, तो वेक्टर को सॉल्व करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और दो टाइप के इसके प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
दोनों प्रोडक्ट को हम समझेंगे बारीकी से, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सब चीज आपको मिलेगी इसी चैनल पर। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और शेयर करना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, नहीं पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।